सेक्शन 24.1 में हमने मेमोरी कोलिसिंग के मैकेनिक्स को एक्सप्लोर किया था कि कैसे 32 थ्रेड्स का एक वॉरप जो मेमोरी रिक्वेस्ट्स इश्यू करता है उसे जीपीयू के मेमोरी कंट्रोल यूनिट या एमसीयू के द्वारा मिनिमम नंबर ऑफ क्लीन कॉन्टिग्यूअस कैश ट्रांजैक्शंस में फ्यूज किया जा सकता है। हमने देखा कि जब थ्रेड आई 32 बिट फ्लोट्स के एक क्लीनली एलोकेटेड एरे के एलिमेंट आई को एक्सेस करता है तो हार्डवेयर हमें 100% बस यूटिलाइजेशन देता है। अब यह देखने का समय है कि क्या होता है जब वह आइडियल पिक्चर टूटती है। इस सेक्शन में हम जीपीयू प्रोग्रामिंग के सबसे कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग परफॉर्मेंस ट्रैप्स में से एक यानी अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। आप ऐसा कोड लिख सकते हैं जहां हर एक सिंगल थ्रेड परफेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करता है। फिर भी आप देखेंगे कि आपकी ग्लोबल मेमोरी बैंडविड्थ 50% या उससे ज्यादा ड्रॉप हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस तो सिर्फ आधी लड़ाई है। अगर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स नेचुरल हार्डवेयर अलाइनमेंट बाउंड्रीज को वायलेट करते हैं तो आपकी प्रिस्टीन मेमोरी रिक्वेस्ट स्प्लिट और शिफ्ट हो जाएंगी और वे कैश लाइन बाउंड्रीज के पार जाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हम इस फिनोमेना के हार्डवेयर रूट कॉजेस को ब्रेक डाउन करेंगे, C++ के ऐसे एग्जाम्पल्स बनाएंगे जो मिसअलाइनमेंट को इंड्यूस करते हैं। एनवीडिया इनसाइड कंप्यूट या एनसीयू का यूज करके इन इश्यूज को स्पॉट करना सीखेंगे और इन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्लीन डिजाइन पैटर्न्स एस्टेब्लिश करेंगे। सेक्शन ब्रेक। द हार्डवेयर व्यू कैश लाइन्स सेक्टर्स और ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज। ये समझने के लिए कि क्यों अनअलाइंड एक्सेस परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमें जीपीयू मेमोरी सबसिस्टम के हुड को ओपन करना होगा और देखना होगा कि ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट्स को फिजिकली कैसे सर्विस किया जाता है। जैसा कि हमने चैप्टर 20.7 में अपने प्रोफाइलिंग सेटअप में कवर किया था, मॉडर्न एनवीडिया आर्किटेक्चर्स वोल्टा से लेकर होपर और एडा लवलेस तक ग्लोबल मेमोरी ट्रांजैक्शंस को L1 डेटा कैश या टेक्सचर कैश यानी L1TEX के जरिए L2 कैश और DRAM तक प्रोसेस करते हैं। L2 कैश और ग्लोबल VRAM के बीच डेटा ट्रांसफर की फंडामेंटल यूनिट 32 बाइट सेक्टर है। जब L1 कैश डेटा की रिक्वेस्ट करता है तो ये इन 32 बाइट सेक्टर्स से बनी रिक्वेस्ट्स में ऐसा करता है। इसके अलावा L1 कैश लाइन खुद आमतौर पर 128 बाइट्स वाइड होती है जो 4 नेचुरली अलाइंड 30 बाइट सेक्टर्स पर क्लीनली मैप की जाती है। क्रूशियली ये 32 बाइट सेक्टर्स और 128 बाइट कैश लाइंस फिजिकल मेमोरी स्पेस में फिक्स्ड होते हैं। वे एब्सोल्यूट एड्रेस बाउंड्रीज पर अलाइंड होते हैं जो 32 या 128 बाइट्स के एग्जैक्ट मल्टीपल्स होते हैं। सेक्टर 00x000020x001f बाइट्स 0231, सेक्टर 10x002020x003f बाइट्स 3263, सेक्टर 20x0040 20x005 बाइट्स 64295, सेक्टर 330x006020x00007 बाइट्स 962 हार्डवेयर 0x0004 जैसे किसी आर्बिट्रेरी एड्रेस से स्टार्ट होने वाला 32 बाइट चंक फेच नहीं कर सकता। अगर आपका कोड 10004 से स्टार्ट होने वाले 32 बाइट्स की मांग करता है तो जीपीयू मेमोरी कंट्रोलर को 0x0004 से 0x00233 तक रिक्वेस्टेड बाइट्स को इकट्ठा करने के लिए दो फिजिकल सेक्टर्स 0x0000 20x001f और 0x00202 को फेच करना होगा। चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल मेमोरी लोड को एग्जीक्यूट करने वाले पूरे वार्प को कैसे अफेक्ट करता है। सिनेरियो ए अलाइंड एक्सेस द आइडियल केस। इमेजिन कीजिए कि 32 थ्रेड्स का एक वार्प एक कर्नल एग्जीक्यूट कर रहा है जहां हर थ्रेड एक 4 बाइट फ्लोट लोड करता है। टोटल रिक्वेस्टेड पेलोड 32 टाइम्स 4 बाइट्स इक्वल्स 128 बाइट्स है। मान लीजिए कि बेस पॉइंटर D_ डेटा 128 बाइट बाउंड्री पर अलाइंड है। फॉर इंस्टेंस एड्रेस 0x1000। ये एग्जाम्पल पैरेलल कंप्यूटिंग में एक कोअलेस्ड मेमोरी एक्सेस पैटर्न को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि थ्रेड्स का एक ग्रुप डेटा रिट्रीवल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक अलाइंड बेस एड्रेस से शुरू होने वाले मेमोरी के कॉन्टिगुअस और सीक्वेंशियल सेगमेंट्स को रीड कर रहा है। यह डायग्राम फिजिकल मेमोरी सेक्टर्स के एलोकेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह 432 बाइट सेक्टर्स को दिखाता है जो 1000 से 107f तक के हेक्साडेसिमल एड्रेसेस में फैले हुए हैं और टोटल 128 बाइट्स के साथ
100% एफिशिएंसी अचीव करने के लिए उनके अक्रॉस 32 डेटा एलिमेंट्स को मैप करता है। मेमोरी कंट्रोलर थ्रेड्स 0 थ्रू 31 द्वारा रिक्वेस्ट किए गए एड्रेसेस को एनालाइज करता है। ये देखता है कि सभी रिक्वेस्टेड बाइट्स एक सिंगल 128 बाइट कैश लाइन से बिलोंग करने वाले 4 नेचुरली अलाइंड 32 बाइट सेक्टर्स के अंदर आते हैं। LSU लोड और स्टोर यूनिट फॉर सेक्टर रिक्वेस्ट्स इशू करता है। मेमोरी बस में ट्रांसफर होने वाला हर एक बाइट एक थ्रेड द्वारा कंज्यूम किया जाता है। बस यूटिलाइजेशन 100% है। सिनेरियो बी, अनअलाइंड एक्सेस यानी द ऑफसेट स्पिल। अब चलिए एक माइनर ऑफसेट इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि हमारा बेस पॉइंटर डी डेटा सिर्फ 4 बाइट्स से ऑफसेट है, यानी एड्रेस 0x1004। शायद किसी डेवलपर ने एक एरे को इनकरेक्टली स्लाइस कर दिया या बिना पैडिंग के एक 4 बाइट हेडर बाइट प्रिपेंड कर दिया। थ्रेड्स अभी भी सीक्वेंशियल कंटिगुअस डेटा रिक्वेस्ट करते हैं। ये विजुअलाइजेशन पैरेलल कंप्यूटिंग में एक मेमोरी मिसअलाइनमेंट सिनेरियो को एक्सप्लेन करता है। क्योंकि स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस ऑफसेट है, इसलिए मल्टीपल थ्रेड्स द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले लगातार रीड ऑपरेशंस का सीक्वेंस शिफ्ट हो जाता है। इस शिफ्ट की वजह से लास्ट थ्रेड एक सबसीक्वेंट मेमोरी सेगमेंट में डेटा एक्सेस करता है, जिससे इनएफिशिएंट कोलेसिंग और परफॉर्मेंस ओवरहेड हो सकता है। चलिए ट्रेस करते हैं कि जीपीयू मेमोरी सबसिस्टम इसे कैसे देखता है। यह डायग्राम फिजिकल मेमोरी सेक्टर्स के लेआउट और एलोकेशन को दिखाता है। यह 5 इंडिविजुअल 32 बाइट सेक्टर्स को डिपिक्ट करता है जो कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेसेस को मैप करते हैं। यह विजुअलाइजेशन दिखाता है कि कैसे 32 डेटा एलिमेंट्स इन सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जो हर सेक्टर के वेरिंग यूसेज लेवल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है और अप्रोक्सीमेटली 80% की ओवरऑल मेमोरी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी के साथ कंक्लूड करता है। एक टीनी 4 बाइट ऑफसेट की वजह से थ्रेड्स 0 थ्रू 6 को सर्व करने के लिए सेक्टर 0 को फैच किया जाना चाहिए, जिसमें 32 में से 28 बाइट्स यूज हुए। थ्रेड्स 7 थ्रू 30 के लिए सेक्टर्स 1, 2 और 3 फैच किए जाते हैं। थ्रेड 31 द्वारा रिक्वेस्ट की गई फाइनल 4 बाइट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सेक्टर 4 को फैच किया ही जाना चाहिए। 128 बाइट्स का पेलोड रीड करने के लिए जीपीयू को 5 मेमोरी सेक्टर्स में से 160 बाइट्स फैच करने पड़े। यह एक इमीडिएट 20% बैंडविड्थ पेनल्टी है। वर्स्ट केस सिनेरियो, वेक्टराइज्ड लोड्स अक्रॉस बाउंड्रीज। यह और खराब हो जाता है। क्या होगा अगर हमारा कर्नेल वेक्टराइज्ड 16 बाइट लोड्स जैसे कि फ्लोट 4 यूज करता है, जिसे हम अक्सर मेमोरी इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। अगर 32 थ्रेड्स का एक वार्प फ्लोट 4 एलिमेंट्स यानी 16 बाइट्स पर थ्रेड लोड करता है, तो टोटल पेलोड 32 टाइम्स 16 इक्वल्स 512 बाइट्स होता है। अगर अलाइंड है यानी बेस एड्रेस मल्टीपल ऑफ 16 या 128 है, तो ये 16 फिजिकल 32 बाइट सेक्टर्स यानी 4 फुल 128 बाइट कैशे लाइंस में परफेक्टली फिट हो जाता है। अगर 4 बाइट्स से मिसअलाइंड है, तो हर सिंगल थ्रेड का 16 बाइट लोड 2 डिस्टिंक्ट 16 बाइट बाउंड्रीज को स्ट्रेडल करता है। थ्रेड 0 बाइट्स 0x0420x13 की रिक्वेस्ट करता है। वार्प की टोटल रिक्वेस्टेड एड्रेस रेंज 0x0004 से 0x0203 तक स्पैन करती है। 16 सेक्टर्स ओपन करने के बजाय LSU को 20 या उससे ज्यादा सेक्टर्स ओपन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और लार्जर स्ट्राइड्स वाले एक्सट्रीम अनअलाइंड केसेस में मेमोरी ट्रांजैक्शंस के नंबर डबल हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक, हाउ C+ स्ट्रक्ट अलाइनमेंट एंड बाइट पैकिंग कॉज मिसअलाइनमेंट। मॉडर्न C++ डेवलपर्स के रूप में हमें कंपाइलर्स को स्ट्रक्चर लेआउट्स मैनेज करने देने की आदत होती है। हालांकि कूडा कोड लिखते समय स्टैंडर्ड C++ मेमोरी पैकिंग रूल्स, स्पेसिफिकली वे जो चैप्टर 2.3 में कवर किए गए थे, सीधे तौर पर जीपीयू पर हार्डवेयर परफॉर्मेंस को डिक्टेट करते हैं। चलिए कूडा कोड बेसिस में अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस घुसने के 2 कॉमन तरीकों को देखते हैं। मैनुअल बाइट ऑफसेट पॉइंटर अरिथमेटिक के साथ डायनेमिक एलोकेशंस, नैव एग्रीगेट टाइप्स, स्ट्रक्ट, प्रैग्मा पैक का यूज करना या मिक्स्ड साइज में मेंबर वेरिएबल्स। पॉइंटर अरिथमेटिक और स्लाइसिंग। मान लीजिए एक होस्ट साइड एलोकेशन है जहां एक्चुअल डेटा पेलोड से पहले एक हेडर आता है, या जहां कोई डेवलपर प्रोसेसिंग को ऑफसेट करने के लिए एक बफर को स्लाइस करता है। यह कूडा C+ एग्जाम्पल एक इनएफिशिएंट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को दिखाता है, जहां जीपीयू मेमोरी को एक्स्ट्रा बाइट्स के साथ एलोकेट किया जाता है और फिर मैन्युअली ऑफसेट किया जाता है, जिसके कारण एक अनअलाइंड मेमोरी पॉइंटर मिलता है जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है।
जब अनअलाइंड पेलोड को किसी कर्नल में पास किया जाता है तो कूडा मैलॉक गारंटी देता है कि रॉ बफर 256 बाइट अलाइंड बाउंड्री पर स्टार्ट हो, लेकिन +4 बाइट्स ऐड करने से वह अलाइनमेंट तुरंत टूट जाता है। कर्नल में हर मेमोरी एक्सेस अब अपनी नेचुरल अलाइनमेंट लाइन से शिफ्ट हो जाता है। मिसअलाइंड स्ट्रक्ट लेआउट्स प्रैग्मा पैक चैप्टर 2.3 से याद कीजिए। किसी कंपाइलर्स स्ट्रक्ट टाइप्स के अंदर ऑटोमेटिकली पैडिंग बाइट्स इंसर्ट कर देते हैं ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि हर मेंबर वेरिएबल एक ऐसे मेमोरी एड्रेस पर रहे जो उसके खुद के टाइप साइज का मल्टीपल हो। एक डबल 8 बाइट्स 8 बाइट बाउंड्री पर रखा जाता है और एक इंट 4 बाइट्स 4 बाइट बाउंड्री पर। कभी कभी डेवलपर्स पैडिंग को एलिमिनेट करने के लिए प्रैग्मा पैक पुश 1 का यूज करके पैक्ड स्ट्रक्चर्स को फोर्स करते हैं, जिससे होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर साइजेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जा सके। यहाँ एक कंक्रीट एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि कैसे पैक्ड C++ स्ट्रक्ट्स GPU मेमोरी परफॉर्मेंस को ब्रेक करते हैं। यह कूड़ा कोड दिखाता है कि कैसे स्ट्रक्चर अलाइनमेंट एक GPU पर मेमोरी एक्सेस एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। यह 2 डिफरेंट पार्टिकल डेटा स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। 1 सिंगल बाइट बाउंड्री पर पैक्ड है, जिसकी वजह से मिसअलाइंड मेमोरी एक्सेस होता है, और दूसरा 16 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड है। इसके बाद ये 2 सेपरेट GPU कर्नल्स प्रोवाइड करता है जो हर पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट्स का सम कैलकुलेट करते हैं, जिससे ग्लोबल मेमोरी से अलाइंड और मिसअलाइंड डेटा रीड करने के बीच का परफॉर्मेंस डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेट होता है। लेआउट इंपैक्ट को एनालाइज करना। चलिए मिसअलाइंड पार्टिकल एरे एलिमेंट्स के लिए बाइट ऑफसेट्स कैलकुलेट करते हैं। एलिमेंट 0 x बाइट ऑफसेट 0++ इक्वल टू 1 पर है। एलिमेंट 1 x बाइट ऑफसेट 13+1 इक्वल टू 14 पर है। 14 पर है। एलिमेंट 2 x बाइट ऑफसेट 26+1 इक्वल टू 27 पर है। एलिमेंट 3 x बाइट ऑफसेट 39+1 इक्वल टू 40 पर है। ध्यान दीजिए कि कैसे एरे के हर सिंगल एलिमेंट के लिए x का स्टार्टिंग एड्रेस और बाइट बाउंड्रीज पर ड्रिफ्ट होता है। जब कोई वार्प प्रोसेस मिसअलाइंड पार्टिकल्स को एग्जीक्यूट करता है तो थ्रेड 0 बाइट्स 1 to 4 रीड करता है, थ्रेड 1 बाइट्स 14 to 17 रीड करता है और थ्रेड 2 बाइट्स 27 to 30 रीड करता है। न केवल ये रीड्स मिसअलाइंड हैं बल्कि ये स्ट्राइडेड भी हैं। मेमोरी रिक्वेस्ट्स दर्जनों अनकोएलिस्ड नॉन अलाइंड ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट्स में स्प्लिंटर हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक। एनवीडिया एनसाइट कंप्यूट NCU के साथ अनअलाइंड एक्सेसिस को डायग्नोज करना। आपको सस्पेक्ट है कि आपका कर्नल मेमोरी अलाइनमेंट पेनल्टीज से सफर कर रहा है। आप सिर्फ गेस करने के बजाय इसे एम्पिरिकली कैसे कंफर्म करते हैं। चैप्टर 20.7 में हमने एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट NCU के से साथ अपना प्रोफाइलिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर किया था। अब चलिए NCU को काम पर लगाते हैं ताकि एग्जैक्ट सेस असेंबली इंस्ट्रक्शन लेवल तक अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस पेनल्टीज को डायग्नोज किया जा सके। की इनसाइट कंप्यूट मैट्रिक्स फॉर अलाइनमेंट एनालिसिस। जब मेमोरी हार्डवेयर बिहेवियर को प्रोफाइल किया जाता है तो ये की मैट्रिक्स रिवील करते हैं कि आपके मेमोरी ट्रांजैक्शंस फिजिकल GPU हार्डवेयर सेक्टर्स में कितनी इफेक्टिवली मैप होते हैं। टेबल अलग अलग हार्डवेयर यूनिट्स के कई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आउटलाइन करती है। SMSP या ASM सबपार्टीशन के लिए मीट्रिक SMSP सेस एवरेज डेटा बाइट्स पर सेक्टर इंसर्टेड LSU पाइपलाइन में इंसर्ट किए गए प्रति 32 बाइट सेक्टर में रीड किए गए एवरेज यूजफुल डेटा बाइट्स को मेजर करता है, जिसका आइडियल मैक्सिमम 32.0 होता है। L1 टेक्स यूनिट के लिए 2 मैट्रिक्स हैं। पहला L1 टेक्स T सेक्टर्स पाइप LSU मेम ग्लोबल OP LD सम ग्लोबल मेमोरी लोड और ऑपरेशंस के लिए रिक्वेस्ट किए गए टोटल 32 बाइट फिजिकल सेक्टर्स को काउंट करता है। दूसरा L1 टेक्स थ्रूपुट सेक्टर्स यूटिलाइजेशन परसेंटेज थ्योरेटिकल मैक्सिमम L1 कैशे सेक्टर पाइपलाइन थ्रूपुट के यूज किए गए परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में DRAM यूनिट के लिए मीट्रिक DRAM बाइट्स रीड सम सीधे VRAM से फेच किए गए टोटल रॉ बाइट्स को मेजर करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोफाइलिंग वॉक थ्रू। चलिए 2 कर्नल्स को प्रोफाइल करते हैं, एक जो अनअलाइंड बाइट ऑफसेट एरे रीड रन कर रहा है और एक जो प्रॉपरली अलाइंड एरे रीड रन कर रहा है। टेस्ट प्रोग्राम को कंपाइल करें। सुनिश्चित करें कि आप -लाइन इन्फो के साथ कंपाइल करें ताकि NCU हार्डवेयर मैट्रिक्स को सीधे सोर्स लाइन नंबर्स से कोरिलेट कर सके। यह स्टेप एनवीडिया कंपाइलर का यूज करके एक CUDA सोर्स फाइल को कंपाइल करता है, जिसमें हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया जाता है और एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड हार्डवेयर आर्किटेक्चर को टारगेट किया जाता है। साथ ही रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल में लाइन लेवल डिबगिंग इंफॉर्मेशन को एम्बेड किया जाता है।
टू रन एनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर कमांड दोनों कर्नल्स के लिए स्पेसिफिक मेमोरी मैट्रिक्स की रिक्वेस्ट करते हुए एनसीयू को एग्जीक्यूट करें। यह स्टेप कंपाइल्ड प्रोग्राम को एक एनवीडिया प्रोफाइलिंग टूल के अंदर रन करता है ताकि स्पेसिफिक मेमोरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेजर किया जा सके, जिसमें डेटा ट्रांसफर एफिशिएंसी, कैश लाइन यूसेज और मेन ग्राफिक्स मेमोरी से रीड किए गए डेटा का टोटल वॉल्यूम शामिल है। आउटपुट को एनालाइज करना। यहाँ दिखाया गया है कि एक अलाइंड कर्नल वर्सेस एक अनअलाइंड कर्नल की तुलना करते समय टिपिकल आउटपुट कैसा दिखता है जब वे 10 मिलियन एलिमेंट्स पर बिल्कुल सेम मैथमेटिकल काम कर रहे हों। ये प्रोफाइलिंग रिपोर्ट 2 जीपीयू मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को कंपेयर करती है, खासतौर पर अलाइंड वर्सेस अनअलाइंड डेटा ट्रांसफर्स को एनालाइज करते हुए। मैट्रिक्स दिखाते हैं कि मेमोरी एक्सेस को अलाइन करने से मैक्सिमम सेक्टर यूटिलाइजेशन होता है, जिससे रिक्वेस्ट किए गए कैश सेक्टर्स का नंबर और मेन मेमोरी से रीड किए गए डेटा का टोटल वॉल्यूम दोनों ही कम हो जाते हैं, जबकि अनअलाइंड एक्सेस मेमोरी ओवरहेड को बढ़ाता है और एफिशिएंसी को कम करता है। डायग्नोसिस को इंटरप्रेट करना। नंबर्स को ध्यान से देखें। एसएमएसपी सेस एवरेज डेटा बाइट्स पर सेक्टर इंसर्टेड। अलाइंड कर्नल 32.00 बाइट्स पाइपलाइन में ट्रांसफर किया गया। हर सिंगल 32 सेक्टर रिक्वायर्ड पेलोड डेटा से 100% पैक्ड था। अनअलाइंड कर्नल 25.60 बाइट्स। एवरेज तौर पर हर 32 बाइट सेक्टर में 6.4 बाइट्स बाउंड्री ओवरहैंग के कारण पूरी तरह से वेस्ट हो गए थे। सेक्टर काउंट्स। L1 टेक्स्ट सेक्टर्स। एलाइंड कर्नेल को 1,250,000 सेक्टर्स की जरूरत थी। ब्रैकेट में 1,250,000 टाइम्स 32 बाइट्स इक्वल्स टू 40 मेगाबाइट्स। अनअलाइंड कर्नेल को 1,562,500 सेक्टर्स की जरूरत थी। ब्रैकेट में 1,562,500 टाइम्स 32 बाइट्स इक्वल्स टू 50 मेगाबाइट्स। यह बिल्कुल सेम डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए टोटल फिजिकल ट्रांजैक्शंस में सीधे तौर पर 25% का इंक्रीज है। डीरैम बाइट्स रीड। डीरैम बाइट्स रीड डॉट सम फिजिकल डीरैम बस पर फेच किए गए टोटल बाइट्स 40 मेगाबाइट्स से बढ़कर 50 मेगाबाइट्स हो गए। अगर आपका कर्नेल मेमोरी बैंडविड्थ बाउंड है, ब्रैकेट में जैसा कि ज्यादातर नॉन ट्रिवियल जीपीयू कर्नेल्स होते हैं, तो आपका एग्जीक्यूशन टाइम इस एक्स्ट्रा पेलोड के साथ लीनियरली स्केल करेगा। सेक्शन ब्रेक। कंप्लीट कोड लैब मेजरिंग द अलाइनमेंट पेनल्टी। चलिए एक सेल्फ कंटेन्ड रनेबल C++ और कूडा बेंचमार्क तैयार करते हैं जो अनअलाइंड एक्सेस पैटर्न्स की परफॉर्मेंस पेनल्टी को डेमोन्स्ट्रेट करे। यह बेंचमार्क 3 मेमोरी पैटर्न्स को कंपेयर करता है। पहला अलाइंड एक्सेस जिसमें परफेक्टली अलाइंड बेस पॉइंटर होता है। दूसरा बाइट शिफ्टेड एक्सेस जिसमें बेस पॉइंटर 4 बाइट्स से ऑफसेट होता है, char*+4। और तीसरा स्ट्रक्ट ऑफ एरेज ब्रैकेट में SA वर्सेस पैक्ड एरे ऑफ स्ट्रक्ट्स ब्रैकेट में AOS, जो मॉडर्न C++ स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट टेक्निक्स को हाईलाइट करता है। यह क्यूडा C++ प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर मेमोरी अलाइनमेंट के परफॉर्मेंस इंपैक्ट को बेंचमार्क करता है। यह 2 जीपीयू कर्नल्स डिफाइन करता है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के एक लार्ज एरे पर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पहला कर्नल उस डेटा को एक्सेस करता है जो ग्लोबल मेमोरी में परफेक्टली अलाइंड है, जबकि दूसरा कर्नल 4 बाइट्स से ऑफसेट डेटा को एक्सेस करता है जो अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस को सिमुलेट करता है। यह प्रोग्राम जीपीयू मेमोरी एलोकेट करता है। एवरेज एग्जीक्यूशन स्पीड्स को मेजर करने के लिए दोनों कर्नल्स को मल्टीपल टाइम्स रन करता है। हर टेस्ट के लिए इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ कैलकुलेट करता है और अनअलाइंड मेमोरी यूज करने की रिजल्टिंग परफॉर्मेंस पेनल्टी को आउटपुट करता है। टिपिकल बेंचमार्क आउटपुट। इस बेंचमार्क को एम्पियर आर्किटेक्चर जीपीयू पर रन करने से, फॉर एग्जांपल RTX 3080 या RTX 6000, काफी क्लियर मैट्रिक्स मिलते हैं। यह बेंचमार्क एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर अलाइंड और अनअलाइंड मेमोरी एक्सेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह एक बड़े डेटा सेट के लिए एग्जीक्यूशन स्पीड और डेटा ट्रांसफर रेट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है और उस सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस लॉस को हाईलाइट करता है जो तब होता है जब मेमोरी प्रॉपरली अलाइन नहीं होती है। एक सिंपल 4 बाइट ऑफसेट की वजह से बिल्कुल सेम कंप्यूटेशंस में तुरंत लगभग 30% का बैंडविड्थ ड्रॉप हो गया। अगर हम वेक्टर रीड विड्थ्स को फ्लोट 4 या 2 तक बढ़ाते हैं तो ये पेनल्टी आसानी से 50% से 100% तक पहुंच सकती है, जो कि 2 टाइम्स स्लोडाउन है। सेक्शन ब्रेक। रेमेडिएशन स्ट्रेटेजीज एनफोर्सिंग मॉडर्न C++ अलाइनमेंट रूल्स। अब जब हमने देख लिया है कि अलाइनमेंट ब्रेक करना कितना आसान है और इससे परफॉर्मेंस को कितना नुकसान होता है, तो हम इसे प्रोडक्शन कोड बेसिस में कैसे रोकें।
कूडा मैलॉक अलाइनमेंट गारंटीज का फायदा उठाएं। कूडा मैलॉक कम से कम 256 बाइट्स पर अलाइंड होस्ट और डिवाइस पॉइंटर्स रिटर्न करने की गारंटी देता है। यह नेचुरल तरीके से सभी कूडा बिल्ट इन टाइप्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जैसे फ्लोट 422 और इसी तरह, साथ ही कैश सेक्टर बाउंड्रीज को भी। रूल यह है कि कभी भी किसी कूडा मैलॉक एलोकेशन को आर्बिट्रेरी बाइट ऑफसेट्स का यूज करके स्लाइस न करें, जब तक कि उन ऑफसेट्स का स्ट्रिक्टली 128 बाइट्स के मल्टीपल्स होना गारंटीड न हो, या वेक्टर टाइप्स के लिए कम से कम 16 बाइट्स न हो। कस्टम C++ स्ट्रक्चर्स पर अलाइन एज स्पेसिफायर्स का यूज करें। जब आप ऐसे स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर कर रहे हों जिन्हें GPU मेमोरी एरेज में रहना है, तो मॉडर्न C++ अलाइन एज कीवर्ड्स का यूज करके उनके अलाइनमेंट को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करें, जो वेक्टर लोडिंग हार्डवेयर के लिए रिक्वायर्ड पावर ऑफ 2 अलाइनमेंट से मैच करता हो। ये C++ और कूडा स्निपेट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि ऑप्टिमल कैश परफॉर्मेंस के लिए 16 बाइट मेमोरी अलाइनमेंट के साथ एक कस्टम वर्टेक्स स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है, और फिर GPU पर इन वर्टिसेस के एक एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। कूडा मैलॉक पिच के साथ 2D या 3D डेटा स्ट्रक्चर्स की पैडिंग करना। जब आप 2D ग्रिड्स जैसे कि मैट्रिसेस और इमेजेस को एलोकेट कर रहे हों, तो हर रो एक अलाइंड मेमोरी एड्रेस पर स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक्स विड्थ 101 फ्लोट एलिमेंट्स या 404 बाइट्स है, तो रो 1 बाइट 404 पर स्टार्ट होगी, जो कि 32 या 128 का मल्टीपल नहीं है। इसे फिक्स करने के लिए कूडा मैलॉक पिच का यूज करें। यह C++ स्निपेट दिखाता है कि कूडा का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के लिए मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं। ये हर रो में ऑटोमेटिकली पैडिंग ऐड करने के लिए पिच्ड मेमोरी एलोकेशन का यूज करता है, जिससे ऑप्टिमल मेमोरी अलाइनमेंट और एक्सेस परफॉर्मेंस एंश्योर होती है। फाइनली, यह दिखाता है कि GPU कर्नल के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सही तरीके से लोकेट और एक्सेस करने के लिए हर रो के स्ट्राइड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर मैट्रिक्स रो के एंड में कुछ हिडन पैडिंग बाइट्स ऐड करके कूडा मैलॉक पिच ये गारंटी देता है कि एक नई रो पर ऑपरेट करने वाला हर वार्प क्लीनली एक 100% अलाइंड सेक्टर बाउंड्री पर स्टार्ट हो। सेक्शन ब्रेक। ट्रांजिशनिंग ग्लोबल वीरैम से शेयर्ड मेमोरी हार्डवेयर तक। अब तक मेमोरी परफॉर्मेंस के थ्रू हमारी जर्नी ऑफ चिप ग्लोबल वीरैम पर फोकस्ड रही है, जो कि मेमोरी बस के पार एक्सेसिबल हाई कैपेसिटी हाई लेटेंसी DRAM है। हमने देखा है कि कैसे ग्लोबल मेमोरी ट्रांजैक्शंस को फास्ट रखने के लिए हार्डवेयर कोलेसिंग सेक्शन 24.1 और स्ट्रिक्ट 32 बाइट एड्रेस सेक्टर अलाइनमेंट सेक्शन 24.2 रिक्वायर्ड हैं। लेकिन क्या होता है जब हम डेटा को ऑन चिप मूव करते हैं पीक GPU परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए? हम अक्सर ग्लोबल मेमोरी डेटा को शेयर्ड मेमोरी में कॉपी करते हैं, जो कि हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SAM के अंदर डायरेक्टली लोकेटेड बेहद फास्ट लो लेटेंसी प्रोग्रामेबल SRAM है। शेयर्ड मेमोरी 32 बाइट ग्लोबल सेक्टर्स या 128 बाइट L1 कैशे लाइंस का यूज नहीं करती है। इसके बजाय इसका अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर 32 डिस्टिंक्ट पैरेलल मेमोरी बैंक्स में स्प्लिट होता है। सेक्शन 24.3 में हम ऑफ चिप ट्रांजैक्शन अलाइनमेंट से ऑन चिप स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट पर पिवट करने जा रहे हैं। हम शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है जब एक वार्प में मल्टीपल थ्रेड्स एक ही समय पर बिल्कुल सेम फिजिकल मेमोरी बैंक से रीड करने की कोशिश करते हैं, कैसे स्ट्राइड पैटर्न्स पैरेलल एक्सेस को डिसरप्ट करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट फ्री एक्सेस पाने के लिए आपको अपने शेयर्ड मेमोरी एलोकेशंस को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए।